हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज चल रहा था लूसेंट का भारत का भूगोल, उसी का आज हम लोग अगला क्लास करेंगे, जिसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी का आज सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले की भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। और आइए चलते हैं सीधे अपने क्लास पर। चलिए अगला बताइएगा कि भारत में परिवहन के दृष्टि से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पुराना नाम क्या था? कल हम लोग पढ़े थे, NH7 था। NH44 जो वर्तमान में है उसका पुराना नाम NH7 हुआ करता था। ठीक है, ये बताएंगे कि जो चेनानी नासिरी सुरंग है उसकी कुल लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर था। भारत में जीरो माइल कहाँ स्थित है? पटना में। अरे पटना वाला जीरो माइल नहीं है। हाँ, भारत का जो पूरा जो मापा जाता है दूरी, वो नागपुर से मापा जाता है, उसको जीरो माइल कहते हैं। पटना में तो जीरो माइल है, उससे कह सकते हैं बिहार का डिस्टेंस मापा जाता है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि जो भारत माला परियोजना है ये लॉन्च कब हुआ था और ये है क्या? भारत माला परियोजना 2017। हाँ 2017 में आया था और नितिन गडकरी लॉन्च किया था। इसका काम क्या है भारत माला परियोजना का उद्देश्य? ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम, सड़क का निर्माण करना, नई आर्थिक गलियारा का निर्माण करना, तटीय और बंदरगाह ये सभी का निर्माण करना था, संपर्क करना था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से किसको जोड़ा गया है? चार महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसकी कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? ना, NH 118 और NH 548 सबसे छोटा, 5 किलोमीटर आगे। और बताइएगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है इसमें उत्तर से दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूरब से पश्चिम असम से पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। सड़कों में जो है राज्यों में सबसे पहला स्थान कौन रखता है सड़क लंबाई में? महाराष्ट्र। हाँ, BRO की स्थापना कब हुआ था? बॉर्डर रोड संगठन 1960 में। ठीक है, यहाँ तक भी हम लोग पढ़ लिए थे। और कुछ पढ़े थे, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ है? गढ़वाल कहाँ पर? तो रज्जू मार्ग जोशीमठ में है। ठीक है, 500 मीटर का। यहाँ तक भी हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वह है रेल परिवहन। रेल परिवहन ध्यान से समझते चलिएगा, और जिनका रेलवे वाला है, कल हम आप लोग को बोले भी थे कि रेल मंडल याद करके आइएगा। याद किए हैं? चलिए ज़रा जल्दी से बताइएगा कि जो पूर्व मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय बताइए। हाजीपुर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर नहीं, इलाहाबाद। गोरखपुर में है पूर्वोत्तर रेलवे। चलिए आगे बताइएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। हाँ, दक्षिणी तट रेलवे अभी नया बना है, दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए ठीक है, ये सब का और एक बार दो बार करके पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 18 जून आपका अभी ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम में घूम फिर के आते रहेगा। 18 को यानी कि 18 दिन तो पक्का आएगा। ठीक है, जिसमें से कि पहला दिन कब है? 17 तारीख को पहला दिन मिलेगा ये वो। चलिए आइए अब देखते हैं, डायरेक्ट सीधे आएंगे रेल परिवहन पे। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। देखेंगे, कहता है कि भारतीय रेल जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क एशिया में है ना। तो पहला किसका है?
तो पहले स्थान पर जो है, पहले 3 स्थान पर है उसमें जो कहता है कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, और भारतीय रेल जो है विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता। नियोक्ता मतलब क्या होता है? नियुक्ति करने वाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इसी के तहत आता है। हाँ, इसलिए इसको कहा जाता है सबसे बड़ा नियोक्ता। चलिए ठीक है, आगे बताएंगे। आगे कहता है कि भारत में जो है सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। जल्दी से और झटके में बताएंगे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, या वाइसराय जो भी है, गवर्नर जनरल रहेगा इस समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देश में 3 प्रकार की रेल लाइन दिया गया। ये रेल जो लाइन है ये याद रखिएगा, ब्रॉडगेज वगैरह इसको बोलते हैं। जिसमें से जो सबसे बड़ी है वह है बड़ी लाइन। इसकी दूरी याद रखिएगा, यानी कि चौड़ाई याद रखिएगा, अक्सर पूछता है, ठीक ना। तो ब्रॉडगेज बोलते हैं या बड़ी लाइन बोलते हैं, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है 1.676 मीटर। जो लगभग हम लोगों के पास जो रेलवे लाइन है वो इतना ही है, 1.676 मीटर। दूसरा होता है मीटर गेज, जो कि 1 मीटर होता है। और तीसरा एकदम नैरो गेज होता है, जो छोटा छोटा सा ट्रेन वगैरह, ट्रैम वगैरह जो चलता है उसके लिए 0.610 मीटर होता है। तो तीनों का चौड़ाई याद रखिएगा। कहता है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1824 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया, यानी कि लिवरपूल और मैनचेस्टर को 1830 में जोड़ा गया। जबकि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में और भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, ये अक्सर पूछता रहता है, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। जल्दी से बताएंगे कि 1905 में वाइसराय कौन था, और इसके साथ रेलवे आयोग जो बना था, रेलवे आयोग के अध्यक्ष तक कौन था? कर्जन के समय में बना था, और 1905 में जो अध्यक्ष बना था रेलवे आयोग का कौन था? रेले यूनिवर्सिटी था ना। हाँ, रेलवे का नहीं, रुकिए बताते हैं। ठीक है, रेलवे आयोग जो था रॉबर्टसन के में था, रेले से आपका विश्वविद्यालय था, सुधार कर लीजिएगा। रॉबर्टसन से हो जाएगा आपका। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जब 1905 में हुआ था तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था। आगे कहता है कि रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ या एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ से 2 प्रश्न निकलेगा। पहला कह रहा है कि एकवर्थ कमेटी के कहने पर जो है रेलवे वित्त आयोग को जो है अलग कर दिया गया। फिर कहता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। उसके बाद 2017 में फिर से इसको क्या किया गया, मिला दिया गया। रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को एक कर दिया गया। जिस समय रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक किया जा रहा था उस समय भारत का रेल मंत्री कौन था? जल्दी से बताएंगे। रेल मंत्री ना, पीयूष गोयल से पहले एक और थे, सुरेश प्रभु। हाँ, जब 2017 में चल रहा था उस समय सुरेश प्रभु थे। चलिए ठीक है। कहता है कि भारतीय रेल प्रशासन तथा विवेक देवराय समिति था 2017 में। विवेक देवराय समिति के कहने पर फिर सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे। उसके अनुसार 2017 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक कर दिया गया, जो 24-25 में अलग हुआ था। आगे, भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है। और रेलवे बोर्ड 18 मंडल, जो पहले 9 हुआ करता था, 18 गो मंडल है वर्तमान में, और 73 डिवीजन में बांटा गया। और प्रत्येक मंडल का एगो प्रधान महाप्रबंधक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 18 मंडल और मुख्यालय दिया हुआ है। हम एक बार पढ़ देते, बाकी याद करना आपका काम है। आप किसी भी तरह इसको याद कर लेंगे। सबसे पहला है उत्तर रेलवे, यानी कि अगर इसको आपको याद करना है तो सबसे बेहतरीन रहेगा कि मैप बनाइएगा। ठीक है, मैप बना करके इसको याद करेंगे, बेहतर याद होगा। और यह मैप को देख करके याद करेंगे तब। जैसे ही बोलेगा उत्तर तो उत्तर की ओर ध्यान लगाइएगा और देखिएगा कि उत्तर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है उन सभी में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको दिखाई देगा नई दिल्ली।
इसी तरह से सभी जगह को आप बांट लेंगे मैप पे। तो सबसे पहला कहता है उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे यानी कि जो सेंट्रल रेलवे होता है मुंबई सीएसटी होता है, ध्यान दीजिएगा मुंबई में दो गो मिलेगा आपको, तो एक मध्य रेलवे हो गया मुंबई का। फिर कहता है दक्षिण पूर्वी सी रेलवे, सॉरी एक है दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, फिर उत्तर पूर्वी सी रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई। ध्यान दीजिएगा एक जो मध्य रेलवे है सेंट्रल रेलवे इसका मुंबई सीएसटी, और जो पश्चिमी रेलवे है जो वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे का जो है वो मुंबई में ही चर्चगेट एक जगह है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो दोनों याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रेलवे के दो मंडलों का मुख्यालय है, ठीक ना, तो मुंबई है एक मध्य रेलवे और एक दूसरा पश्चिम रेलवे का। 10वां है पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पूर्व और उत्तर का बोलेगा तो गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा तो हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे बोलेगा तो जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे बोलेगा तो जयपुर राजस्थान, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व और मध्य में बोलेगा तो बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, और जो नया एक बना है 18वां वह है दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में मिलेगा। नोट में देखेंगे क्या कहता है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019, ध्यान देंगे उस समय तत्कालीन रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, ये वर्तमान में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसे याद रखिएगा कि उसमें कौन से 3 डिवीजन शामिल है, तो गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। साथ ही साथ कहता है कि फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन ही बचा है, यानी कि जो दक्षिण तटीय रेलवे है वो दक्षिण मध्य रेलवे का ही टूटा हुआ भाग है। दक्षिण मध्य रेलवे में टोटल 6 डिवीजन हुआ करता था, जिसमें से 3 डिवीजन सिकंदराबाद के अंतर्गत, दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ बचा, नांदेड़ महाराष्ट्र में है, और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के अंतर्गत 3 डिवीजन चला गया, जो चला गया क्या, गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। आगे कहता है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वह विवेक एक्सप्रेस है, जो कि नवंबर 2011 में चलाया गया था, और ये विवेक एक्सप्रेस आपका डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है वहाँ से होते हुए कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ध्यान रखना है सबसे लंबी दूरी का बात कर रहा है, कोई ट्रेन ऐसा होगा जो आपको सबसे अधिक तेज चलने वाला भी मिलेगा। तो ये हो गया कि विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिसके तहत यह कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मगर विवेक एक्सप्रेस से पहले भी एक ट्रेन हुआ करता था हिम सागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच चलता था 3726 किलोमीटर, जो वर्तमान में अब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन के रूप में नहीं है। पहले सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस हुआ करता था, वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस मौजूद है। कहता है कि नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, यानी कि सबसे तेज गति से चलने वाला रेलगाड़ी वह है गतिमान एक्सप्रेस। ईस्वी भी इसका याद रखिएगा 5 अप्रैल 2016, कहाँ से कहाँ तक, तो हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली के अंतर्गत, और आगरा कैंट जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कहता है यह दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेज की तर्ज पर रेल परिचारिका यानी कि ट्रेन होस्टेज की तैनाती सभी कोचों में की गई है। इसके पहले सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी जो हुआ करता था वह हुआ करता था दिल्ली भोपाल
शताब्दी एक्सप्रेस। तो अब ध्यान रखेंगे दोनों में परिवर्तन हो चुका है, गति में भी और लंबाई में भी। लंबाई की बात करेगा तो विवेक एक्सप्रेस जो कि पहले हिमसागर हुआ करता था, और गति में बोलेगा तो वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस जो कि पहले दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस हुआ करता था। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर नोट में कहता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। और ये अक्सर पूछता रहता है, नाम याद रखिएगा। पहला कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। और ये कौन सा रेल मार्ग है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये आपका रसिया के आसपास के हिस्सा में दिखाई देगा। कहता है कि भारत 2021 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 67,415 किलोमीटर है। मार्च 2019 के अंत तक भारत की कुल रेल मार्ग के लगभग 50.91% भाग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो विद्युतीकरण से प्रश्न है, तो आप बताइएगा करंट से संबंधित कि भारतीय रेलवे पूर्णतः विद्युतीकृत करने का लक्ष्य कब तक है, इस भी बताएंगे। 2030 तक जो है भारत पूरी तरह से विद्युतीकरण। 23 की 30 30 मेरे ख्याल से 23 है, 2023 होगा विद्युतीकृत के लिए 23। चलिए आगे। कहता है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 में चली थी। पहला विद्युत ट्रेन बोलेगा तो बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में 1925 में चला। कहता है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी जो बॉम्बे से पुणे के बीच चलता और ये अभी भी चलता है। डेक्कन क्वीन जो है सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास में पुणे से ओपन होता है और मुंबई की ओर जाता है। 1 जून 1930 से ये डेक्कन क्वीन चल रहा है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन यानी कि जो अभी भी काम कर रहा है वह है सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। 1 मार्च 1969 को पहला राजधानी एक्सप्रेस चला जो कि नई दिल्ली से हावड़ा यानी कलकत्ता के बीच चला। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मूनाबाओ जो कि बाड़मेर राजस्थान में है और खोखरापार जो कि सिंध पाकिस्तान में है, इसके बीच चलाई जाती है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 मुख्य जो ट्रेन है वह है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। फिर कहता है कि 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच चलाई गई थी यानी कि बांग्लादेश के बीच। वर्तमान में शायद एक मिताली एक्सप्रेस भी चलता है बांग्लादेश के साथ और एक मैत्री एक्सप्रेस। और भी कोई ट्रेन है, 2 या 3 है जो बांग्लादेश वाला में। एक तो वर्तमान में ये मिताली चला है और एक मैत्री, 2 तो कन्फर्म है, एक का पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए आगे कहता है 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना, ये बंधन, हाँ एक बंधन एक्सप्रेस है बांग्लादेश के साथ, ठीक बोले। तो ये हो गया बंधन, मैत्री और मिताली। आगे कह रहे हैं कि 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई है। रेलगाड़ी बीमा योजना ये आपका मिलेगा 1994 में। अब आगे कहता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र के रोहा एक जगह है। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल परसों भी पढ़ रहे थे मडगांव, मझगांव और मझगावा, ध्यान आ रहा है। मडगांव जो एक जगह है ये गोवा में स्थित है। हम लोग एक पढ़े थे मझगांव, जल्दी से बताइए तो मझगांव कहाँ था? महाराष्ट्र में। और मझगावा कहाँ था? मझगावा कहाँ? हट, गोवा। मझगावा मध्य प्रदेश में ना, मझगावा मध्य प्रदेश, हीरा के खान, भुला गए। पन्ना और मझगावा 2 जिला है, मतलब खान है वहाँ पे मध्य प्रदेश में हीरा के लिए। कल भी इसको बताए थे कि इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज करेगा। 2 के साथ तीसरा कंफ्यूज करेला, एक और मिल गया, ठीक है। मडगांव गोवा, मझगांव जो कि डॉकयार्ड है, जहाज वगैरह बनाता है वो आपका
महाराष्ट्र, और मझगावा, मझगावा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि हीरा के खान है। ठीक ना, जिनको हीरा खाने का मन रहेगा वो चले जाइएगा मध्य प्रदेश के मझगावा में, खाना रहेगा तब। चलिए आगे कहता है कोंकण रेलवे, देखेंगे क्या कह रहा है। कोंकण रेलवे कह रहा है कि महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई कुल 741 किलोमीटर है। कितना है? 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998, कब कह रहा है? कोंकण रेलवे पर 1998 में पहली बार ट्रेन चला। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य मुख्यतः 4 है: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ध्यान दीजिएगा, जबकि शुरुआत जब हो रहा है तो ये महाराष्ट्र के रोहा से जाते हुए गोवा तक जाता है ना, गोवा के कहाँ तक? मडगांव तक। मगर लाभान्वित कौन सा होता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये गोवा तक ही जाता है, उसके बाद कर्नाटक उसके नीचे है, केरल उसके भी नीचे है, तो ये रेलवे लाइन उतना दूर है कहाँ? तो रेलवे लाइन सिर्फ महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है, मगर फिर जो कोंकण रेलवे है उसी से कनेक्ट करके कर्नाटक तो नज़दीक में है ही गोवा के, और केरल तक भी उसको विस्तारित किया गया। कोंकण तट जो हम बोलते हैं वो कोंकण तट पर ही इसका नाम कोंकण रेलवे रखा गया है। अब नोट में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कुछ बॉक्स में कि एनसीईआरटी 12 जो 12वीं क्लास का है, एनसीईआरटी 12 का भारत लोग और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं, 2000 पुल, 91 सुरंग को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य का भागीदार है। मुख्य रूप से इसके लिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र भागीदारी है, जहाँ बाकी केरल इससे लाभान्वित होता है। अगला आता है हमारा कोलकाता मेट्रो रेलवे। कोलकाता मेट्रो रेलवे की अगर बात किया जाए तो इसमें कहता है कि यह 1972 में बनी योजना 1975 में अमल में आई। योजना बनाया गया 72 में, 75 में उस पर काम किया गया। दमदम से टॉलीगंज तक भूमिगत रेलवे की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो रेल की योजना 1972 में बना, उस पर काम किया गया 1975 में, और एक कोलकाता मेट्रो रेल मंडल की स्थापना 1984 में किया गया, जिसका मुख्यालय भी कोलकाता ही है। अगला आता है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो जो कि जापान और कोरिया की कंपनी के सहयोग से बना है, आपका स्टैटिक जीके के रूप में काम करेगा, ध्यान रखेंगे। कहता है इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल जो है सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच में चला। दिल्ली का ही छोटा छोटा जगह है, वहाँ पर 30 हजारी से शहादरा के बीच में चला था। बंगलुरु मेट्रो। बंगलुरु मेट्रो इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को हुआ। यहाँ जो है नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुआ। बंगलुरु मेट्रो का नाम क्या है? नम्मा मेट्रो। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से हुआ, यानी कि बंगलुरु मेट्रो का निर्माण जो है जापान के सहयोग से, जबकि दिल्ली मेट्रो कोरिया और जापान के सहयोग से। फिर आता है मुंबई मेट्रो, ये 2014 में बना। यानी कि अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहला मेट्रो की जो शुरुआत है वो आपका कोलकाता में 1984, फिर 2002 दिल्ली, फिर 2011 बंगलुरु, 2014 मुंबई। आगे है कि मुंबई में मोनोरेल। मुंबई में मोनोरेल का मतलब ये है कि स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में चलाया गया। इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना लगभग 19.17 किलोमीटर होने पर विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना है। ध्यान रखेंगे, विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना मुंबई का मोनोरेल है, 19.17 किलोमीटर। इस संबंध में जापान का जो है वो सबसे लंबा है, और 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका जो है मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा, तो ओसाका याद रखिएगा। और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। यानी कि भारत के अनुसार सबसे लंबा मुंबई का,
और दूसरा जो है टोक्यो कॉरिडोर जो है जापान के अनुसार, और भारत के अनुसार जो है मतलब कि अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो टोक्यो वाला जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जापान के अनुसार वो दूसरे नंबर पे है टोक्यो कॉरिडोर। ये हुआ। नोट में क्या दिया है कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व में 7वां देश है जो जहां पर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि अब तक 7 ऐसे देश हैं जहां पर मोनोरेल की शुरुआत की गई है। जल्दी से बताइएगा कि विश्व में 7वां स्थान तो भारत तो ठीक है मोनोरेल में रख रहा है, और किसी चीज़ में रखता है क्या 7वां स्थान? 7वां स्थान और किसी चीज़ में? क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत की जो है वो 7वां स्थान, और जनसंख्या में कितना? दूसरा। चलिए, जनसंख्या में पहला हो गया। ऑफिशियल जब तक ना आवे तब तक ना मानना है। हाँ, 140 के आसपास पहुंच रहा। चलिए ठीक है, आगे कहता है जयपुर, मुंबई, लखनऊ में भी मेट्रो सेवा की शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना ये सभी क्या है? निर्माणाधीन है। पटना में भी बन रहा है, तो ये सभी निर्माण पे है। जब बन जाएगा तब विचार करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। ध्यान रखिएगा, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली है? तो लंदन में चली है। लंदन में सबसे पहले शुरुआत 1963 में। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। कुल लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, 434 किलोमीटर उसकी लंबाई है, चीन का शंघाई मेट्रो। कहता है रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित है। ये तीनों नाम याद रखेंगे, चितरंजन, वाराणसी यानी कि बनारस और भोपाल। सवारी डिब्बा कहाँ बनेगा? तो पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बंगलुरु। ध्यान देंगे, सवारी डिब्बा पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, बंगलुरु। जबकि रेल इंजन चितरंजन, वाराणसी और भोपाल। चितरंजन में विद्युत वाला, बनारस में डीजल वाला, और भोपाल में पता नहीं। कहता है कि रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन, मढ़ौरा डीजल इंजन जो बिहार में है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में, और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसके हर एक लाइन में जितने भी शहर के नाम दिए गए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका काम है याद करना। याद रहे तो आपको मुबारक, न रहे तो शादी मुबारक। आगे नोट में कहता है कि भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय याद रखिएगा। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस जो है सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है, यानी कि सीसीटीवी इसमें लगा हुआ है। इस ट्रेन का उद्घाटन जो है सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाला पहली ट्रेन है, यानी कि नई दिल्ली हावड़ा वाईफाई वाला जो है वो नई दिल्ली हावड़ा, हड़बड़ा के बीवी के साथ भाग जाएगा नई दिल्ली वाइफ के साथ, ठीक है। और अमृतसर दिल्ली शान पंजाब, इसमें सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। कहता है कि गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोच वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी। प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखेंगे। केरल के एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच में 2017 में चलाया गया था। अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है 2017 में चालू हुआ। कहता है अगरतला अखौरा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर मात्र 560 किलोमीटर रह जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। ध्यान देंगे, अगरतला यानी कि आपका त्रिपुरा और अखौरा यानी कि बांग्लादेश, ये दोनों जब बन जाएगा तो कोलकाता नहीं, अखौरा जो है नहीं, अखौरा पश्चिम बंगाल में आएगा, ठीक है। अखौरा और अगरतला जो है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच की है। मगर ये कह रहा है कि जो त्रिपुरा यानी कि पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा जाने की जो कुल अभी लंबाई है वो 1650 किलोमीटर है। जब ये बन जाएगा तो मात्र 650 किलोमीटर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका जो बीचों बीच जो जाएगा वो बांग्लादेश से निकल के जाएगा, ठीक ना, इसलिए ये ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश के बॉर्डर से अखौरा, उधर से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर से अगरतला, वहाँ से उठाया है और बीचों बीच से बांग्लादेश से पार कर दिया। आगे
यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पहले का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका नाम है उपनाम टॉय ट्रेन। दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन, ये नाम याद रखिएगा। और कालका शिमला रेलवे, जिसका नाम है टॉय ट्रेन। ब्लू माउंटेन ट्रेन से याद आ रहा है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित है, जो बताएंगे। ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? ना, पूर्वोत्तर रेलवे में, पूर्वोत्तर राज्य में जाइए, सोच के बताइएगा, क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेलगीत जो है हमें प्यार है भारतीय रेल से गाया गया कब? 2016 में। जो कि 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है। श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। यानी कि भारतीय रेल का जो हमें प्यार है भारतीय रेल से, इसको गाया कौन है? तो उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। संगीत डायरेक्टर कौन थे? श्रवण थे। संगीत को लिखा कौन है? तो सत्य प्रकाश ने लिखा। नोट में कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो ये कथन याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। तो ये पूरा जो अभी पढ़े हम लोग पढ़े रेल परिवहन, यानी कि रेल से संबंधित। ठीक है, अब आगे है हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक दो क्वेश्चन बताइएगा रेल परिवहन के अंतर्गत कि किस कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट जो है सामान्य बजट से अलग हुआ था? पहला प्रश्न, एक वर्थ है कमेटी। चलिए ठीक है। दूसरा बताएंगे कि जो दक्षिण तटीय रेलवे का जो निर्माण हुआ ये किस से अलग हुआ है? सिकंदराबाद यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे से अलग हुआ। ये बताएंगे कि विवेक एक्सप्रेस से पहले सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सा था? हिमसागर था। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन कौन सा? फेरिक्योन। ये बताएंगे कि भारत विश्व में कितने नंबर का मोनो रेल में स्थान रखता है? 7वां, नहीं 7वां, मोनो रेल में 7वां। ये बताएंगे कि दिल्ली मेट्रो का निर्माण किन दो देशों के सहयोग से हुआ? जापान और कोरिया के कहने पर। चलिए ठीक है, तो बढ़िया है, सबको याद है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइएगा वायु परिवहन में। वायु परिवहन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख्य रूप से इसमें जो हवाई अड्डा देगा वो। ठीक है, फिर भी आइए देखिए क्या कहता है। क्या बोले? खोज के आप लोग रखिएगा, उतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। ब्लू माउंटेन खोज के बताइएगा हमको। बता तो दिए पूर्वोत्तर राज्य, अब उसके आगे आप अपना चेक कीजिए, उतना तो कर ही सकते हैं। क्या? हाँ, चलिए ठीक है, तनी मनी मेहनत कर लीजिएगा। आगे आइए। चलिए देखेंगे वायु परिवहन में। आइए, कितना बार हम बताएं शाम वाला क्लास में ब्लू माउंटेन के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, खोज खाज के बताइएगा हमको, जब याद आ जाए तब। अब देखिए के तो बोल रहे हैं भागलपुर में ब्लू माउंटेन है। क्या बोले जी? भागलपुर
बताए थे म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर पे है। कितना बार बताएं। हाँ जी, मिजोरम में है। आप लोग बोल दिए तो गलती थोड़ी होगा। चलिए ठीक है। पटकाई की पहाड़ी पढ़ाए थे कभी, याद है? बोलिए जल्दी। पटकाई की पहाड़ी म्यांमार से सीमा साझा कर रहा था और मिजोरम से। वहीं पर है आपका ये भी ब्लू माउंटेन भी मिलेगा। पटकाई की पहाड़ी ब्लू माउंटेन मिलेगा, जानते हैं किधर? ब्लू माउंटेन आपका त्रिपुरा, यानी मिजोरम, निचवा से म्यांमार, ये तीनों के बीचवा में है ब्लू माउंटेन। और उधर से मिजोरम और म्यांमार के बीचवा में तुजू दर्रा और पटकाई की पहाड़ी, तीनों था। ठीक है। चलिए आइए वायु परिवहन पे अब चर्चा करेंगे। आगे देखिए, कहता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई। ठीक है। जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ हुआ, यानी कि परिवहन हुआ। यानी कि कहाँ से कहाँ तक? तो विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा, ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का पहला डाक जो विमान डाक सेवा शुरू हुआ वो भारत से हुआ था, इलाहाबाद से नैनी 1911। जल्दी से ये बताएंगे कि 1911 के आसपास में वायसराय कौन रहेगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहेगा। ठीक है। चलिए आगे कहता है कि 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो नवनिर्मित निगम के अधीन रखा गया। वो नवनिर्मित निगम कौन सा था? तो एक भारतीय विमान निगम और दूसरा एयर इंडिया। यानी कि क्या कह रहा है कि 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी का राष्ट्रीयकरण किया गया और सबको मिलाकर के दो बनाया गया, एक भारतीय विमान निगम और दूसरा एयर इंडिया। कहता है भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश, यानी कि पड़ोसी जो हमारा देश है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। ध्यान देंगे, भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस सिर्फ अपने देश में और अपने सभी पड़ोसी देशों में ही सेवा देती है, जबकि जो एयर इंडिया है ये पूरे विश्व के अन्य सभी देशों में भी, यानी कि विदेशों में सेवा देने का काम करता है। तो दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे। कहता है कि 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान की वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना हुई। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जो था दो, एक भारत विमान निगम, दूसरा एयर इंडिया, तीसरा बन गया वायुदूत, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय भी कर दिया। 1981 में बना, बाद में इंडियन एयरलाइन में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमानन निगम जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका भी विलय हो गया। 2007 में अब ये दोनों भी मिल गया। ठीक है। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गया और कंपनी का ब्रांड नाम जो है वह चला गया एयर इंडिया के नाम पर। तो घटनाक्रम समझिएगा, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज, 1953 में राष्ट्रीयकरण, 1981 में वायुदूत, 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय और नया नाम जो है एयर इंडिया। वर्तमान में एयर इंडिया किसके हाथ में? टाटा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है ना? चलिए ठीक है, कहीं गया जाना चाहिए किसी के हाथ में। आगे कहता है पवन हंस लिमिटेड, देखेंगे पॉइंट कहता है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड क्या कहता है कि इसकी स्थापना होता है 1985 में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि ये तेल खोजने का काम करेगा पवन हंस। ठीक है। इसका पंजीकृत कार्यालय यानी कि ऑफिस नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान 2020 के अनुसार इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। यानी कि ये कह रहा है कि एशिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सा है? तो पवन हंस है, तेल क्षेत्र के लिए। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से
केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, कराने दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की स्थापना, बड़ा ही बढ़िया है, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई है। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, दोनों याद रखेंगे। कौची कौची? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली यानी कि फुर्सतगंज। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंधन करता है। तो ये इतना याद रखेंगे। आइए अब आते हैं, यहाँ पर देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है। कुछ बहुत सारा याद भी होगा, कुछ नहीं भी याद होगा, तो सभी को मिला जुला करके याद कर लेना। सबसे पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा नई दिल्ली में मिलेगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में मिलेगा। अन्ना याद रखिएगा, ये चेन्नई में मिलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिलेगा नागपुर महाराष्ट्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में। गोपीनाथ बारदोलोई ये मिलेगा असम के गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह मिलेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। त्रिवेंद्रम ये मिलेगा तिरुवनंतपुरम, कहाँ है जी? तिरुवनंतपुरम केरल में, केरल ना कि तमिलनाडु? केरल, ठीक है। आगे कालीकट मिलेगा कोझिकोड मिलेगा केरल में, यानी कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में। शेख अल आलम, ये अक्सर पूछा जाता है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। वर्तमान में श्रीनगर किसके पास? लद्दाख की जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर। आगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना के आंध्र प्रदेश? तेलंगाना, हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना, यानी कि राजीव गांधी तेलंगाना में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन कहाँ? केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की राजधानी। आगे है दाबोलिम अक्सर पूछा जाता है, तो दाबोलिम याद रखिएगा, गोवा में स्थित है। कैंप गौड़ा ये बंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर ये मिलेगा इंदौर मध्य प्रदेश में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर में एक अनुसंधान केंद्र भी है, बताइए जल्दी। कोयम्बटूर तमिलनाडु। चावल कहाँ से? यहाँ कटक में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। आगे तिरुचिरापल्ली कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। तब तिरुचिरापल्ली केरल में होना चाहिए, तिरुचिरापल्ली केरल में, ठीक है। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तो ये सब है आपका 22-23 को, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा याद होगा, एक आगो कन्फ्यूजन होगा तो सब याद कर लीजिएगा। जैसे कन्फ्यूजन वाला देखिए, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है कालीकट और जा रहा है कहाँ? कोझिकोड, तो वो याद रखने वाली चीज़ है। दाबोलिम नया सा नाम लगता है, तो गोवा याद रखिएगा। बाकी लगभग आपको समानताएं दिखेगा, ठीक ना, और कुछ याद भी होगा, पढ़ लीजिएगा एक दो बार। वही, फिर भी नाम में अंतर हो गया ना, और इसलिए कालीकट भी ऑप्शन में दे देगा तो फंस जाइएगा, इसलिए कोझिकोड याद रखिएगा। आगे है नोट कहता है कि नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी की सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान कब 2020 में कह रहा है कौन? तो नगर विमानन मंत्रालय ने किया है, ये दोनों याद रखिएगा। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरचनात्मक साधन मतलब पीपीई जो था और दवा की आपूर्ति की गई है, वही कोरोना के आसपास के समय का बात कर रहा। चलिए, तो ये था हमारा वायु परिवहन, ठीक है। तो जल्दी से आइएगा, वायु परिवहन का 2-4 क्वेश्चन ज़रा बताइए। जल्दी से बताएंगे कि जो एयर इंडिया नाम पड़ा वो कब पड़ा? फाइनली एयर इंडिया का नाम एयर इंडिया कब पड़ा?
2007 में, हाँ, जितने भी कंपनियां था वो सबको विलय करके 2007 में उसका नाम किया गया एयर इंडिया। भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। ठीक है। अरे एक चीज़ लगता है यहाँ पर बॉक्स वाला इसमें छूट गया है ना। यहाँ देखिएगा एयर इंडिया प्रमुख तथ्य छूट गया था। कह रहा है एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में, निगमित कार्यालय मुंबई में, शुभंकर जो है महाराजा है, प्रतीक चिन्ह जो है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग के कोणार्क चक्र है एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह। तो ये था आपका वायु परिवहन। दावोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, चलिए आइए अब आइएगा जल परिवहन में। जल परिवहन देखेंगे तो कहता है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में। कब स्थापना? 1987 में होता है केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक आंतरिक जलमार्ग, दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग क्या कहता है कि यह परिवहन जो है नदी, नहर, झील ये सभी के द्वारा होता है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई का केवल 1% ही जो है वो अंतर्देशीय, मतलब अपने देश के अंतर्गत जो चलने वाला होता है वो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 अधिनियम जो है 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, यानी कि 111। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवेज यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के कहाँ से कहाँ तक? तो हल्दिया से इलाहाबाद 1986 में बना था। आगे हमारा सामुद्रिक जलमार्ग। समुद्रिक क्या कहता है कि भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत की कुल लंबाई कितना है समुद्र वाला? 7,517 किलोमीटर। यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पतन मतलब बंदरगाह। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य वृद्धि का 68% का व्यापार जो है समुद्री रास्तों से होता है। इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिनमें देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहला कहता है एनडब्ल्यू मतलब नेशनल वाटरवेज। ठीक है, NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर सबसे बड़ा। NW2 सादिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम 205। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम जो कि 1095 यानी कि दूसरा सबसे बड़ा। और NW6 लखीपुर से भागा 121 प्रस्तावित है। ठीक है, यानी कि बनने की संभावना। फिर आता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3-4 को बंदरगाह वगैरह के नाम आएगा और अक्सर पूछा जाता है। ठीक ना, जरा सा कान खोलिएगा। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाह जो है संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। छोटकन बंदरगाह किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब क्या कहता है? राज्य और केंद्र दोनों के हिस्सा में होता है। मगर यहाँ कह रहा है कि जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन संबंधित कार्य जो है राज्य सरकार करती है। मैनेजमेंट राज्य सरकार करेगा, मगर चलाएगा कौन? तो केंद्र सरकार, यानी दोनों मिल करके चलाता है। कहता है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, याद रखना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये सब अभी आ रहा है आपका। सबसे बड़ा देखें हम मुंबई, प्राकृतिक बोले विशाखापट्टनम, सबसे गहरा देखे तो वह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह के ही पीछे क्या है? डॉल्फिन नोज है, तो ये याद रखिए। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, यानी कि ओपन ट्रेड यहाँ पर होता है। क्या होता है? ओपन ट्रेड होता है। यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह दिया गया है, जिसमें कहता है कि एक तरफ नाम है, फिर दूसरी तरफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जो है, और तीसरी तरफ है कि नदी या खाड़ी एवं समुद्र किससे जुड़ा है जो दिया। तीनों पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है और जो भी है सब इम्पॉर्टेंट है।
यानी कि ये बॉक्स ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो काम आपका है कि ये बॉक्स को याद करके या दिमाग के पेटी में डालना है कि घर के बक्सा में डालना है, ठीक ना। देखिएगा, पहला कहता है कि कोलकाता। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर है, यानी कि हुगली नदी में। मुंबई बंदरगाह, इधर जो बाहर में जो लिखा हुआ है नाम, वो सब में बंदरगाह लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोलकाता तो खाली कोलकाता शहर है, नहीं, ये कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, यानी कि सबके साथ बंदरगाह जुड़ा हुआ है। अपना दिमाग लगाएंगे। कोलकाता कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, हुगली नदी में इसका है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, अरब सागर से इसका विस्तार है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह की बात हो रही है बंगाल की खाड़ी में। कोचिन बंदरगाह केरल अरब सागर में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी। पारादीप, पारादीप अक्सर पूछा जाता है, उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। मारमा गोवा, गोवा में, अरब सागर। न्यू मंगलौर कर्नाटक में, अरब सागर। कांडला गुजरात में, अरब सागर। नहावा सेवा महाराष्ट्र, अरब सागर। नहावा सेवा को एम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और एक बचा एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। यानी कि अगर हम इसमें से और शॉर्टकट इसको बता दें या जान ले आप याद करने के लिए, तो आप सभी राज्य जो किस सागर या खाड़ी के आसपास है वो याद रखेंगे, तो आपको स्पेशल किसी भी बंदरगाह का मुहाना याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। पश्चिम बंगाल आपको पता है हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी से संबंध रखता है। अगर हुगली नदी अगर कभी नहीं मिले तो आप कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में है, ऐसे नॉर्मल हुगली नदी में। बाकी सब उसी तरह से हर एक राज्य जो है किसी न किसी बंदरगाह तभी बनेगा जब वहाँ पर जल रहेगा, यानी कि समुद्र से विस्तारित रहेगा। और समुद्र से विस्तारित वही सभी राज्य है जो आप पूरब में आपका कौन सा मिलेगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर, ये दोनों के आसपास में सटे राज्य आपके उस अनुसार बंदरगाह बनाए जाएंगे। आइए, नोट में क्या कहता है कि नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तु, तेरे उल्टा पड़ गया था, यही है बंदरगाह, पेज नंबर 123। हाँ, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी नगर विमानन मंत्रालय वाला नोट यहीं पर दे दिया है, कोई अलग नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। कहता है तूतीकोरिन, कांडला एवं एन्नौर बंदरगाह का नया नाम, ध्यान दीजिएगा, 3 गो बंदरगाह है जिसका नाम बदला है, वो जो कि सबको याद होगा, लगभग करंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल करके कर दिया गया है बीओ चिदम्बरनार। कांडला बंदरगाह बन गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम हो गया है के कामराजन बंदरगाह, यानी कि के कामराज बंदरगाह। कहता है कि कोलकाता जो है नदीय प्रकार का बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता जो है नदी प्रकार का है, जबकि ऊपर हम एक पढ़े कांडला जो कि ज्वारीय बंदरगाह था, और ये कोलकाता नदीय प्रकार है। इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ, गोदी जो है हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी परिसर का निर्माण होता है। चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। 1875 में चेन्नई बंदरगाह की स्थापना हुई थी, तो इतना याद रखेंगे। आइए आगे है कि सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट। ये कहता है कि सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन, मतलब तमिलनाडु में ही, चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 1972, इसका मुख्यालय कोचिन में है। देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला जो शिपयार्ड है वो है कोचिन शिपयार्ड। दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित कोचिन पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में है। यहाँ पर देखिएगा, अभी करंट में आप लोग पढ़े या सुने होंगे कि अमेरिका जो है अपने बाहर जहाज को यहाँ पर, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बनाने के लिए, मतलब उसका मरम्मत वगैरह करवाने के लिए ये अभी कोच्चि बंदरगाह पर ही लेकर के आया अमेरिका अपने जहाज़ सबको, ठीक है। क्या है कि कॉस्ट यहाँ पर कम पड़ता है, अमेरिका का जो जहाज़ है वो अपने यहाँ जितना खर्च में वो करवाता है उससे कम खर्च उसको आने जाने के सब कुछ को करने के बाद भी उसको कोचिन बंदरगाह पर जो मरम्मत है, मेंटेनेंस है, वो उसको प्रॉफिट दिखा, और इस कारण से वो बहुत सारा जहाज़ को कोचिन शिपयार्ड में भेज रहा है मरम्मत के लिए। तो ये एक करंट का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा।
आइए आगे चलते हैं। आगे है मोर्मोगुआ। मोर्मोगुआ जो है कि एक प्रकार का प्राकृतिक पतन मतलब बंदरगाह है, जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा, ये अंतर याद रखिएगा, ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत के आने जाने में मदद करता है। विश्व में जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30%। जहाज पुनरावर्तन मुख्यालय से गुजरात के अलांग सोसिया में किया गया। गुजरात के कहाँ पर? अलांग सोसिया जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से। अलांग सोसिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना, याद रखिएगा। अलांग सोसिया क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। फिर नोट में है कि दहेज गुजरात बंदरगाह जो है देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए दहेज को हम रसायन बंदरगाह या केमिकल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी के सभी आपका था जल परिवहन। जल्दी से बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा? ज्वारिया कांडला। प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे प्राचीन बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। अलांग सोसिया, अलांग सोसिया क्या है? जहाज तोड़फोड़ का कारखाना है। कहाँ पर है? तो गुजरात में। चलिए, हाँ, केमिकल पोर्ट किसको कहा जाता है? दहेज। दहेज कहाँ है? गुजरात। ये दहेज है, दहेज ना समझ लीजिएगा, ठीक है? दहेज, दहेज समझे से न मिलेगा, न देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया ज्योग्राफी समाप्त। इसके बाद है भारत की जनगणना। जनगणना मेरे ख्याल से आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, खाली मेन पॉइंट इसका बता देंगे जनगणना का, ठीक है? कल एक और जनगणना आप लोग मेन पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हम बस समझा देंगे। जो डाटा है वो आप लोग को खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? कौन उतना याद करेगा 5 वो राज्य, पहला दूसरा याद रखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है? फिर भी एक क्लास हो ही जाएगा। उसके बाद सारा का सारा विविध शुरू हो जाएगा, यानी कि इस वीक में हम लोग का समाप्त हो जाएगा ज्योग्राफी। उसके बाद जैसे टॉपिक क्लास चल रहा था सब्जेक्ट वाइज वो शुरू कर देंगे। चलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी वही सारी सूचना जो भी सबको क्लास में दिए वही, बस अब आगे एक और क्लास आपका बायोलॉजी का आएगा। बायोलॉजी भी आप लोग ज़रूर देखा करेंगे। साथ ही साथ सबका ऑब्जेक्टिव भी लगाया जा रहा है। लूसेंट का ये जो MCQ वाला बुक आता है वो, उसको भी देखते रहें, लगाते रहें। बाकी वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ना भी पसंद आए तो भी करते रहें, ठीक है? पसंद तो आना चाहिए, नहीं आता है तो भी कर देना चाहिए, ताकि और भी हम बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।